सत श्री अकाल जी। आज 27 सितंबर भगत सिंह जी के जन्म दिवस के मौके पर मैं आपसे एक ऐसे साहित्यिक रचना के बारे में बात करना चाहूंगा जिसने भारत में ही नहीं, रूस में ही नहीं, दुनिया भर के कई सारे क्रांतिकारियों को प्रभावित किया है। मैं बात करने जा रहा हूं आज मैक्सिम गोर्की के उपन्यास मदर के बारे में। इस उपन्यास ने भारत में भी कई सारे क्रांतिकारियों को प्रभावित किया। भगत सिंह जी इससे प्रभावित थे। पंजाब के एक बहुत मशहूर कवि अवतार सिंह संधू पाश भी इससे प्रभावित थे। उन्होंने अपना तखल्लुस पाश भी इस उपन्यास के एक मुख्य किरदार पाशा के नाम से। असल में जब भी कोई क्रांति या कोई नया विचार घटता है तो उसको दूसरों तक फैलाने के लिए जो सबसे सही जरिया होता है वो होता है साहित्य। पर कई सारा बुनियादी साहित्य जो होता है वो लोगों तक सीधा नहीं पहुंचाया जा सकता। उपनिषदों को हर कोई नहीं समझ सकता। गुरबानी को हर किसी के लिए समझ पाना संभव नहीं है। इसी तरह कार्ल मार्क्स के फलसफे को भी समझ पाना जरूरी नहीं। वहां काम आता है साहित्य जो किस्से, कहानी और उपन्यासों से भरा होता है। इसी कारण हिंदू धर्म में पुराण लिखे गए, सिख धर्म में साखियां लिखी गई और कार्ल मार्क्स के साहित्य को आगे पहुंचाने के लिए मदर जैसा साहित्य लिखा गया ताकि आम इंसान भी उस क्रांति का हिस्सा बन सके जो एक फलसफे से शुरू हुई। मैक्सिम गोर्की ने ये का उपन्यास 1906 में लिखा गया था। ये तब के रूस के अंदर जो मजदूर हैं उनकी हालत को हमारे सामने उजागर करता है कि उस समय भी पूंजीवाद ने कितना कहर उनके ऊपर ढाया हुआ था। ये किताब एक इनकलाबी साहित्य के अंदर आती है जिससे कई सारे क्रांतिकारी ख्याल पढ़ने वाले तक पहुंचाए जाते हैं। मैं इस किताब की कहानी तो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद इस किताब को उठाकर पढ़ें, पर इसके अंदर कुछ जो सिद्धांत मैक्सिम गोर्की ने हमारे आगे रखे हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये उपन्यास सिर्फ एक कम्युनिस्ट लिटरेचर नहीं है, ये एक फेमिनिस्ट लिटरेचर भी है। ये हमको दिखाता है कि चाहे घरेलू जिंदगी में घिरी हुई औरतें ही क्यों ना हो, अगर उन तक भी सही ज्ञान पहुंचाया जाए तो वो भी समाज में क्रांति लाने के सक्षम है। इस किताब में मैक्सिम गोर्की ने हमारी भारतीय संस्कृति में भी जो औरतों को स्थान दिया जाता है उसको भी उजागर किया। मैक्सिम गोर्की ने इस क्रांति का एक मुख्य हिस्सा एक माँ को बनाया। हमारी संस्कृति में भी एक औरत को जो सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है वो माँ का दिया जाता है। इसीलिए हमारे भारत में जितनी भी देवियां हैं उनको माँ की उपाधि देकर बुलाया जाता है। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी। और माँ होना सिर्फ एक बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं है, वो एक आध्यात्मिक रिश्ता भी है। माँ बनना भी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के अंतर्गत है जिसके अंदर एक औरत पूरे संसार को ही अपनी संतान के रूप में देख सकती है। वो उसकी ममता का चरम है। इस उपन्यास में भी जो मुख्य पात्रा है उसकी भी कहानी कुछ ऐसी है कि जब वो क्रांति का हिस्सा बनती है तो सभी उसको मदर कहकर बुलाते हैं। ये चीज इस बात को दिखाती है कि इस उपन्यास में सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक बच्चे ने भी क्रांतिकारी सोच के साथ एक माँ को जन्म दिया। जब मुख्य पात्रा को मदर कहकर बुलाया जाता है तो वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल रिश्ते से मदर नहीं कहा जाता या सिर्फ एक उम्र के हिसाब से मदर नहीं कहा जाता, उनको एक आध्यात्मिक रिश्ते के साथ भी माँ कहा जाता है क्योंकि वो औरत इस पूरी क्रांति को और क्रांति से जुड़े हर इंसान को एक माँ की तरह प्यार करती है। इसी चीज को दिखाते हुए हमारे भारतीय संस्कृति में भी एक कहानी है जिसमें एक बहुत बड़े संत एक शादी के जोड़े को आशीर्वाद देने आते हैं और वो वधू को कहते हैं कि तुम्हारे 10 बच्चे हों और तुम्हारा पति तुम्हारा 11वां बच्चा हो। ये भी दिखाता है कि हमारी संस्कृति में माँ होना सिर्फ एक बायोलॉजिकल चीज नहीं, वो एक स्पिरिचुअल चीज भी है। और हमारा संस्कृति ये मानती है कि एक औरत के लिए सबसे बड़ी आध्यात्मिक मंजिल एक ममता का भाव है जिसमें वो पूरे संसार को अपनी संतान देख सके। आगे जाकर इस उपन्यास में ईश्वर, धर्म के साथ रिश्ता, आपसी संघर्ष, बुढ़ापे के संघर्ष, बूढ़े होते हुए भी एक जवान सोच रखना, क्रांति के संदेश, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि पढ़ने वाले को बहुत प्रभावित करती हैं। क्रांति क्या है?
कुछ लोगों के लिए क्रांति एक ऐतिहासिक घटना है, कुछ लोगों के लिए क्रांति हिंसा है। मैं मानता हूं क्रांति एक जीवन ऊर्जा है जो हर एक इंसान के अंदर हो। क्रांति सिर्फ बाहरी पदर पे हो ये भी जरूरी नहीं है। क्रांति पहले इंसान के अंदर घटती है, उसके बाद वो बाहर समाज के अंदर घटती है। इस चीज को जिद्दू कृष्णमूर्ति जी भी इस तरह कहते हैं कि इंसान आजादी तो चाहता है पर वो आजादी हमेशा बाहर को चाहता है। वो हमेशा समाज के ढांचे के ऊपर हमला करता है और उसको बदलने की कोशिश करता है, जबकि उसका ध्यान कभी भी अपने मनोवैज्ञानिक ढांचे के ऊपर नहीं जाता जिसने इस सारे सामाजिक ढांचे को खड़ा किया। अगर हम भगत सिंह जी की जिंदगी देखें तो वो एक सिख परिवार में पैदा हुए। उनके पिताजी आर्य समाजी थे। जब उन्होंने समाज को देखा, उसकी बुराइयों को देखा, तो उसको समझकर उन्होंने पहले अपने अंदर क्रांति की और उन्होंने भगवान, धर्म, सामाजिक चिन्ह, इन सब चीजों को नकार दिया। वो एक सच्चे क्रांतिकारी बने। महात्मा गांधी जी की जिंदगी अगर हम देखें तो शुरुआती समय में वो भी अंग्रेजी सोच से बहुत ज्यादा प्रभावित। उनके साथ साउथ अफ्रीका में भेदभाव हुआ और उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। तब उनके अंदर भी एक क्रांति घटी जो कि आगे इतिहास है कि कैसे उन्होंने भारत की आजादी के संग्राम में संघर्ष किया। अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आपसे भगत सिंह जी के जिंदगी के अंतिम समय के बारे में बात करना चाहूंगा। जब उनको फांसी देने के लिए अंग्रेजी जेलर ने बुलाया, तब वो लेनिन की किताब स्टेट एंड रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे। तो उन्होंने उठने से पहले उस किताब में जहां वो पढ़ रहे थे वहां पर कागज को मोड़ा और किताब को बंद कर कर चल दिए। मैं आज भी सोचता हूं कि जब उनको पता था कि मुझे फांसी होने वाली है तो उन्होंने क्यों उस कागज का हिस्सा मोड़ा? क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जाने के बाद भी उनका काम जारी रखा जाए। जब वो उनका जो सपना है कि कहीं जो किसान अनाज उगाने वाला है कहीं वही भूखा ना मर जाए, उनका ये सपना अधूरा ना छूटे, उनको आगे बढ़ाने वाला कोई हो जो आ जाकर उस किताब के अंदर उस मुड़े हुए कागज को सीधा कर कर भगत सिंह जी के काम को आगे बढ़ाए। पर आज के समय जब सरकारों ने लोगों को मनोरंजन और मुफ्त का खाना देकर एकदम सुलासा ही दिया है, ये सपना धुंधला होता दिख रहा है। हर कोई बस अपने कंफर्ट जोन में रहकर सरकार की बुराइयों को, समाज की बुराइयों को एकदम नजरअंदाज करता है और कई बार खुद भी उनमें भागीदार। जरूरत है आज के समय में इस तरह के क्रांतिकारी साहित्य की। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा इस किताब को पढ़ने के लिए प्रभावित किया होगा और आप इस किताब को पढ़ेंगे। मिलता हूं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।